तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। हम अपने एनटीटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपने 5th चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। पहले 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करें, देन सीक्वेंस वाइज चलें। अगर आप डेली एक एक चैप्टर करेंगे या एक चैप्टर आपको बड़ा लग रहा है तो आप एक चैप्टर का एक पार्ट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। अगर 2 दिन में भी एक चैप्टर करेंगे आप, तो ऐसे करके आप कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे और आपका एग्ज़ाम फेब या मार्च में होने के चांस है। तो तब तक आप अपने पार्ट बी को काफ़ी अच्छा कर चुके होंगे। कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में हम मास्टर हो जाते हैं। लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे अपना अध्ययन। आज का हमारा चैप्टर है ईसीसी के मुद्दे और दिशा निर्देश। अब ईसीसी के कुछ मुद्दे होंगे तो उनसे रिलेटेड दिशा निर्देश भी दिए होंगे, तो इस बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये ठीक है, आपको विजिबल हो रहा होगा। शिक्षा के लिए इचियोन घोषणा 2030 भी सभी बच्चों के लिए कम से कम 1 वर्ष की गुणवत्तापूर्ण, अनिवार्य और निःशुल्क पूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को प्रोत्साहित करती है। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछ सके तो हमें पता रहे और हम आंसर कर पाएं कि इचियोन घोषणा 2030 सभी बच्चों को कम से कम 1 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। इस दृष्टिकोण के साथ भारत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी सेवा और कार्यक्रम में समतामूलक पहुंच और आरंभिक प्रवेश महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा की गई पहल में इस वैश्विक ईसीसी प्रतिबद्धता का पालन और प्रभाव स्पष्टता से प्रतिबंधित होता है। हाल ही में इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी और न्यूपा द्वारा करा गया अखिल भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण सभी बच्चों के लिए ईसीसी सेवाओं में सतत वृद्धि का संकेत देता है। मतलब एनसीईआरटी और न्यूपा ने एक सर्वेक्षण किया था जिसमें ये देखा गया कि ईसीसी की तरफ ज़्यादातर सभी का रुझान बढ़ रहा है और उसमें सतत वृद्धि देखी जा रही है। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ईसीसी, उसमें भी विशेष रूप से शैक्षणिक घटक अच्छी अवस्था में नहीं है। इसके पीछे के कारणों में आयु और विकास के अनुरूप उपयुक्त पाठ्यक्रम, सुविधा, आधारभूत ढांचा, शिक्षण अधिगम सामग्री, संसाधन, आवश्यक विधियां, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक, मानक मूल्यांकन, प्रचलित समिति का अभाव है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग नहीं होती या फिर उपयुक्त करिकुलम नहीं बना होता। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या मुद्दों का सामना हमें करना पड़ रहा है और फिर उनका समाधान क्या है। चैप्टर छोटा है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मुद्दे हैं क्या? यहाँ कुछ संवेदनशील मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समुचित ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है। संभवतः इसके लिए हमें व्यक्तिगत या सरकारी दोनों ही स्तरों पर ईसीसी के गुणवत्ता के मानकों के साथ समझौता कर लिया है। इसलिए ईसीसी कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन तथा देखरेख की अवधि में इन्हें ध्यान में नहीं लिया जा रहा। प्रवेश की प्रक्रिया, अब कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको हम ध्यान नहीं दे रहे? अब पहला मुद्दा तो हमारा प्रवेश की प्रक्रिया ही है। ईसीसी केंद्रों की प्रवेश प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रवेश की तिथि, प्रवेश की आयु, उचित प्रवेश प्रक्रिया में बहुत अधिक स्पष्टता या पारदर्शिता नहीं है। मतलब प्रवेश की प्रक्रिया ऐसी धुंधली सी होती है, लोगों को पता नहीं चल पाता कि प्रवेश की तिथि है क्या, किस आयु वर्ष में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। तो इसकी पारदर्शिता नहीं है। यह देखा गया है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन विशेष रूप से महानगरों तथा बड़े शहरों में औपचारिक प्रशिक्षण द्वारा होता है। मतलब पूर्व प्राथमिक स्तर पर भी बच्चे से टेस्ट लिया जा रहा है। संभवतः पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदकों की एक बड़ी संख्या के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो ताकि संख्या कम हो सके और इसलिए टेस्ट लिए जा रहे हैं। इस तरह का चलन बच्चों की अस्वीकृति को बढ़ाता है, जो कि इस अल्प व्यस्तता में उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को नष्ट करता है। वहीं इतने छोटे बच्चे अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं और पास नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस, उनके पेरेंट का कॉन्फिडेंस लैक करता है। तो ये प्रवेश की प्रक्रिया कुछ अच्छी नहीं मानी जा रही ईसीसी के लिए, क्योंकि बहुत छोटी क्लास है और उसमें भी इतने कड़े मानदंड होना मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाएगा। आधारभूत ढांचा, सामग्री तथा
कक्षा कक्ष का वातावरण। ईसीसी केंद्र में आयु और विकास के अनुरूप उपकरण, खेल सामग्री का अभाव है। अब एज के अकॉर्डिंग बच्चे की प्ले किट्स नहीं होती और प्रॉपर उपकरण नहीं होते ईसीसी में। अधिकांश ईसीसी केंद्रों में नामांकित बच्चों की संख्या के लिए अपर्याप्त हैं। मतलब इक्विपमेंट्स हैं तो वो इतने कम हैं कि सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहे। ईसीसी केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली खेल सामग्री मानदंडों को पूरा नहीं करती और न ही अच्छी तरह उनका रखरखाव। अब रखरखाव की भी व्यवस्था नहीं है, तो अगर कहीं ना कहीं उपकरण अगर एडजस्ट भी किए जाएं तो उनका रखरखाव अच्छे से नहीं हो पाता। इसके अलावा कक्षा का वातावरण बच्चों के अधिगम के लिए सामग्री के परिचालन तथा खोज के अवसर प्रदान नहीं करता। अब बच्चे को ना क्लासरूम में इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, ना उसके अनुसार वातावरण है, तो प्रॉब्लम तो होगी ही। बच्चे ईसीसी में कुछ मतलब सीख नहीं पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमने ईसीसी प्रोग्राम चलाया है। शिक्षक में कमी होगी। अब कहीं ना कहीं ईसीसी कार्यक्रम में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए योग्य और सुप्रशिक्षित शिक्षक महत्वपूर्ण है। प्रॉपर ईसीसी बच्चों के लिए शिक्षक ऐसे ही नहीं बनाया जाता, क्योंकि प्रॉपर उन्हें बच्चे के डेवलपमेंट के हर एक एक्सेप्ट का पता होना चाहिए कि किस आयु में बच्चों को क्या हमें सिखाना है, कैसे खेल खेल में, कैसे एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को सिखाना है, क्योंकि पेपर पेंसिल के थ्रू हम बच्चों को नहीं सिखा सकते इस स्टेज में। तो पूर्ण प्रशिक्षित टीचर्स चाहिए। शिक्षकों के मुद्दे उनकी योग्यता, नियुक्ति, वेतन तथा प्रशिक्षण क्षमता निर्माण से संबंधित है। नियुक्त ईसीसी शिक्षकों की योग्यता में बहुत अंतर है। वे या तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होते हैं या फिर शिक्षक स्नातक, बीएड, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कि एनटीटी, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र आधारित पाठ्यक्रम हर जगह कुकुर मुतों की तरह निरंतर बढ़ती जा रही अनियमित संस्थाएं द्वारा चलाए जा रहे हैं, मतलब जो ऑथेंटिक नहीं है। अब आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चों का जो उन्होंने अपना एनटीटी का डिप्लोमा किया है या ईसीसी का डिप्लोमा किया है या प्री स्कूल एजुकेशन का डिप्लोमा किया है, तो वो ऑथेंटिक जगह से नहीं है। कोई भी कैसे ही बनाकर बच्चों को डिप्लोमा दे रहे हैं, फेक डिप्लोमा दे रहे हैं, और इस बात का पता भी उन्हें तब चल रहा है जब अगर उनका किसी गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ गया है और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते तब उन्हें पता चलता है कि हमने सही जगह से नहीं किया। तो ये मतलब बहुत फेक संस्थाएं बनी हुई हैं इस चीज के लिए। ईसीसी शिक्षकों के वेतन मानकों में भी भिन्नताएं हैं। अधिकांशों को बहुत कम वेतन मिलता है। अधिकांश ईसीसी केंद्रों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और शिक्षक केवल एक है। तो शिक्षकों के संदर्भ में भी ईसीसी में कोई मतलब हमें अच्छी बात देखने को नहीं मिल रही है। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ईसीसी केंद्रों में खेल और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। बच्चों की खेल पे आधारित होनी चाहिए। हालांकि अधिकांश केंद्र विशेषतर निजी क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षण विधियां अपनाते हैं। ये विधियां बच्चों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, अन्वेषण के तथा सहभागिता के बहुत कम अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार बच्चों को शिक्षक द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता बनाना उनकी कल्पना और सृजनात्मक चिंतन के कौशल को रोकता है। अब शिक्षण विधियां ही इस प्रकार की हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करती उनको क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज के लिए। बच्चे मातृभाषा में बेहतर रूप से सीखते हैं। ईसीसी लेवल पर तो हमें मदर टंग ही यूज करनी है, सभी को पता होगा। यहाँ तक हम प्राइमरी लेवल पर भी मदर टंग को ही प्रेफर करते हैं। यह जानने के बाद भी अधिकांश ईसीसी केंद्र बच्चों को पढ़ाने और बातचीत के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इस कारण से बच्चे स्वतंत्रता पूर्ण बातचीत तथा अभिव्यक्ति के अवसर कठिनाई से प्राप्त करते हैं। अब वो इतने छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी मातृभाषा में उनसे बात न की जाए, अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए, तो बच्चे बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे नहीं तो वो अपना पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। तो ये चीजें बच्चे को पीछे कर रही हैं। अब पाठ्यक्रम छोटे बच्चों की विशेषताओं, जरूरतों और विकास को ध्यान में रखते हुए उनके लिए व्यवस्थित सभी प्रकार के नियोजित अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। वर्तमान में ईसीसी के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अधिगम के केंद्र में ने ईसीसी के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित की है। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने ईसीसी के लिए करिकुलम बनाया है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चों को शिक्षण अधिगम के केंद्र में रखा गया है। बच्चे को
केंद्र में रखा गया है और छोटे बच्चों के अधिगम अनुभवों की व्यवस्था के लिए खेल विधि आधारित उपागम का सुझाव दिया जाता है। हम खेल आधारित विधि से ही बच्चों को ईसीसी में पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं। समावेशन और लैंगिक समानता। समावेशन तथा लैंगिक समानता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जीवन के आरंभिक चरण में ही ध्यान दिया जाने की ज़रूरत है। अब समावेशन बच्चों को शुरू से ही सिखाएंगे हम लैंगिक समानता की, गर्ल्स और बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर हम शुरुआत से ही बच्चे में इन बातों की नींव डालेंगे तो इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों में भिन्नताओं की उपस्थिति के बाद भी एक समावेशित पूर्व प्राथमिक विद्यालय के वातावरण में सभी बच्चों के लिए समतामूलक और सम्मानजनक वातावरण समाहित हो, मतलब भेदभाव ना हो। अगर कोई बच्चा डिसेबल है या किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ है, या गर्ल्स और बॉयज में टीचर कोई डिफरेंस ना करे और सभी बच्चों को इक्वालिटी, समतामूलक, सम्मानपूर्ण वातावरण दिया जाए शुरू से ही। इस प्रकार का वातावरण बच्चे में स्व अस्तित्व के प्रति सकारात्मकता तथा अपनेपन की भावना को विकसित करता है। इससे बच्चे मतलब सहज रूप से अपने एनवायरनमेंट में बढ़ते, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते और प्रेम पूर्वक रहते हैं। सभी बच्चों के लिए तो मतलब ईसीसी लेवल पर भी हमें अपने समावेशन, इंक्लूजन और लैंगिक समानता को ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या ईसीसी लेवल पर हम इंक्लूजन और लैंगिक समानता को ध्यान रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। बच्चों के लिए सुलभ तथा सम्मानजनक वातावरण के निर्माण के लिए सरकारी तथा ईसीसी केंद्रों के स्तर पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब ये सभी हमने पढ़े कि हमारे समावेशन और लैंगिक समानता का एक मुद्दा है। पाठ्यक्रम हमारे बच्चों के अनुसार होना चाहिए, जो पहले पाठ्यक्रम नहीं था ईसीसी के लिए, बट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया। फिर हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस प्रकार की नहीं है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएं। तो ये हमारे हमारे मुद्दे थे। शिक्षक इतने कम हैं, या जहाँ पर हैं तो उन्होंने फेक डिग्रीज की हुई हैं। प्रवेश की प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। आधारभूत ढांचा, कक्षा का वातावरण प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो ये सब हमारे क्या थे? प्रॉब्लम्स थी जो हमारे ईसीसी में आ रही है। अब प्रशासनिक प्रबंधित मुद्दे क्या हैं? प्रशासनिक प्रबंधीय मुद्दे थोड़ा जूम कर देते हैं। क्या है? निगरानी एवं पर्यवेक्षण। अब निगरानी भी तो रखनी पड़ेगी ईसीसी केंद्रों में कि टीचर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर सभी प्रॉपर तरीके से है, सब मतलब अच्छे से काम हो रहा है, नहीं हो रहा। निगरानी एवं पर्यवेक्षण तंत्र ईसीसी केंद्र के प्रशासन तथा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि यह ईसीसी कार्यक्रम के सबसे कमजोर पहलुओं में से एक है। ईसीसी केंद्र की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बड़े और छोटे दोनों ही स्तरों पर कोई स्पष्ट निगरानी एवं प्रवेशन तंत्र नहीं है। अब अगर प्रॉपर निगरानी होगी तो ईसीसी में हर एक एस्पेक्ट में अच्छे से काम होगा। प्रॉपर शिक्षक होंगे, शिक्षण विधियां होंगी, आधारभूत ढांचा होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो निगरानी और प्रवेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं हो रहा अभी। नियामक ढांचा, अब ढांचा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मौजूदा ईसीसी केंद्रों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित ईसीसी केंद्रों की बाढ़ को रोकने के लिए, जो कि ईसीसी के गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करते, एक मजबूत नियामक ढांचा अनिवार्य है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य दोनों ही स्तरों पर सुपरिभाषित नियामक ढांचा उपलब्ध नहीं है। मतलब एक प्रॉपर ढांचा नहीं है जो कि हमारे ईसीसी के हर एक काम को देखे, हर एक व्यवस्था को करे। हालांकि यह जानना उत्साहजनक है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक राष्ट्रीय ईसीसी परिषद का गठन किया। मिनिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने राष्ट्रीय ईसीसी परिषद का गठन किया, जो कि क्रियाशील नहीं है लेकिन उचित दिशा में उठाया गया कदम है। इन फ्यूचर उसके लिए भी वर्क किया जाएगा, पर वो गठित तो हो चुका है। समन्वय और सम्मेलन। सरकारों के बीच एक मजबूत और सुसंगत सम्मेलन की कमी है। मतलब सरकारों के बीच खुद ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन सब में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन होना इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को बेहतर करने के लिए, जिससे कि उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व के प्रति अनिश्चितता बढ़ती है। शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी बच्चों की आवश्यकताओं पर विभिन्न मंत्रालय और संस्था भी इस प्रकार से ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों के बीच कार्यक्रम तथा सेवाओं हेतु संस्थान, संबंधित मंत्रालयों तथा सरकारों के बीच एक मजबूत और सुसंगत सम्मेलन होना आवश्यक है।
तो ये सभी हमारे ईसीसी को अच्छी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए परफेक्ट होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो परफेक्ट किस तरह से होंगे, उनका निराकरण, उनमें सुधार क्या कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अब दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब प्रॉब्लम्स आपको पता चल गई हैं, अब हम उनको ठीक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रवेश की प्रक्रिया, हमारी प्रवेश की प्रक्रिया कैसी थी, अव्यवस्थित थी, तिथि का नहीं पता चलता था पेरेंट्स को। तो अब हम देखते हैं क्या इसमें दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के प्रवेश की तिथि, प्रवेश की आयु तथा नामांकन प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य से अलग है, हर राज्य में डिफरेंट होती है। हालांकि एक शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को 3 वर्ष की, अब इसमें डेट बताई गई है, 31 मार्च को 3 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाले बच्चे पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार हो जाते हैं। मतलब 3 ईयर का बच्चा, 3 साल का जो भी बच्चा है, 31 मार्च को वो पूर्व प्राथमिक में प्रवेश लेने के लिए रेडी है। यह वह समय जब बच्चे परिवार से अलग होने की चिंता का प्रबंधन कर पाते हैं, कुछ शाब्दिक योग्यता विकसित कर लेते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं बता पाते हैं और शौचालय हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु मूल्यांकन उपकरण के रूप में प्रवेश के समय मूल्यांकन साक्षात्कार और अभिभावकों के साथ अंतःक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्रवेश के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, हर एक बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, ना ही पेरेंट्स का कोई मूल्यांकन किया जाएगा। ये यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। इन परीक्षणों से होने वाली चिंता से छोटे बच्चों को बचने के लिए प्रवेश परीक्षा का समापन किया जाना अपरिहार्य है। मतलब प्रवेश परीक्षा समाप्त कर दी गई है। बच्चों के नामांकन हेतु कुछ वैकल्पिक तरीके, जैसे कि आओ पहले पाओ, देखो ये स्लोगन आपको याद रखना है, आओ पहले पाओ, आधारित या यच्छादृत लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। लॉटरी प्रणाली, जैसा कि आपने देखा होगा केवीएस वगैरह में जब एडमिशन होते हैं तो लॉटरी के द्वारा लॉटरी निकाली जाती है, जिस बच्चे का नाम आता है उसको एडमिशन दिया जाता है, ना कि कोई टेस्ट लिया जाता है। तो वही बात इसमें कही गई है कि कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, आओ पहले पाओ या फिर लॉटरी प्रणाली का प्रयोग करके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। परिवार में धर्म, क्षेत्र, जाति, नस्ल, लिंग, आवश्यकता, सामाजिक आर्थिक स्तर, बच्चों को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। इनके बेस पर पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रवेश की प्रक्रिया आपको स्पष्ट हो गई, कैसे हमने उसका समाधान किया। अब आधारभूत ढांचा, सामग्री और कक्ष के वातावरण का हम समाधान कैसे कर सकते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय केंद्रों में सुरक्षित एवं पर्याप्त भीतरी और बाहरी स्थान होना चाहिए। 25 बच्चों के समूह को न्यूनतम 300 से 450 वर्ग मीटर का बाह्य स्थान। अब जिस क्लास में 25 बच्चे हैं, जिस क्लास में हमारे 25 बच्चे हैं, उसमें कम से कम 300 या 450 वर्ग मीटर का बाह्य स्थान हमें उपलब्ध कराना है। याद रखना, 25 बच्चों के लिए 300 से 450 मीटर का बाह्य स्थान उपलब्ध कराना है और 35 मीटर का आंतरिक स्थान उपलब्ध कराना है। यह स्थान आयु और विकास के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शिक्षण अधिगम सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए। 35 मीटर का आंतरिक स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह स्थान आयु और विकास के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शिक्षण अधिगम सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए। इसमें पर्याप्त प्रकाश, हवा, पानी का साफ स्वच्छ, बच्चों के अनुकूल शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। गतिविधियां जैसे कि गुड़िया, विज्ञान, नृत्य, संगीत, कला आदि के क्षेत्रों में भी प्रावधान होने चाहिए। मतलब इन सभी चीजों के लिए भी क्लासरूम में कॉर्नर्स होने चाहिए। इस डाटा को आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिक्षक, शैक्षणिक योग्यता, क्षमता, निर्माण का वेतन। अब इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि शिक्षक किस प्रकार हमें चयनित करने हैं। एक शिक्षक जो कक्षा 12 उत्तीर्ण है और उसके पास नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षण का 2 वर्षीय 2 ईयर डिप्लोमा है, एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए तथा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण तथा जिला शिक्षण SCERT द्वारा भी मान्यता प्राप्त एंटिटी कोर्स को
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि एनसीटीई से उसने पूर्व प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया हो या एससीईआरटी से किया हो, उसको ये वैध मानेंगे। अब यहाँ पर एनसीटीई के बारे में बताया गया है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, फुल फॉर्म को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा 17 अगस्त 1990, याद रखनी है डेट, भारत सरकार ने 17 अगस्त 1990 को स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका अधिदेश देश में शिक्षक शिक्षण प्रणाली की गुणवत्ता का मुख्य रूप से विनियमन और मानक तथा मानदंडों के रखरखाव द्वारा विकसित करने और बनाए रखने के लिए है। मतलब ये रखरखाव और गुणवत्ता को ध्यान रखता है शिक्षकों की। इसमें पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा डीपीएससी का पाठ्यक्रम तथा उसका करिकुलम और विनियमन हेतु संबंधित मानक और मानदंड विकसित करता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षक बच्चा अनुपात को बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चों को बड़ों से अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। उचित शिक्षक बच्चा अनुपात शिक्षकों और बच्चों के बीच एक बेहतर अंतःक्रिया में योगदान देता है। इस प्रकार 3 से 6 आयु वर्ग के 20 से 25 बच्चों के लिए एक शिक्षक की एक सहायक नियुक्त की जाना चाहिए, जो उच्च शिक्षार्थी अनुपात है। मतलब 20 से 25 बच्चे होने चाहिए। स्टूडेंट कितने होने चाहिए? 20 से 25, और एक टीचर होना चाहिए और एक हेल्पर होना चाहिए। ये रेशियो है, याद रखना है हमें, क्योंकि हमारा एनओएस का ऑथेंटिक डाटा है, जिसको डीएसएस भी फॉलो करेगा अपने एग्जाम में अगर आंसर में कुछ वेरिएशन होगा तो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अब कैसी होनी चाहिए? अधिगम वातावरण का सर्जन। अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए? छोटे बच्चों की आवश्यकता और रुचियों को पूरा करने के लिए एक अनुकूल कक्षा वातावरण ईसीसी कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कारक है। वही है कि बच्चे को ऐसा वातावरण मिले जो क्रियाशील हो, जहाँ पे सरलता से सुलभ सामग्रियां हो। कक्ष की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ अंतःक्रिया को बढ़ावा मिले, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, एक दूसरे को साझा कर पाए, मिलजुल कर काम करने तथा एक दूसरे के सहयोग कर पाए। ये नहीं कि चुपचाप उन्हें बैठा दिया और किसी से बातचीत नहीं करनी, नहीं, वो खुलकर बातचीत कर पाए, अपने विचार साझा कर पाए, बोल पाए, खुद को इंटरेक्ट कर पाए और खुद को आजाद समझे, ना कि चुपचाप बैठने वाला बच्चा। शिक्षण तथा अनुदेशन हेतु विधि, अब कौन सी विधि यूज करनी है? रट कर नहीं। संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम की औपचारिक प्रणाली नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर्मल तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमें इनफॉर्मल तरीके से एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना है। इसलिए रटकर याद करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिगम अनुभव का निर्माण खेल, गतिविधियां, प्रयोग, अन्वेषण द्वारा होना चाहिए, जो कि आपको पता ही है। अनुदेशन की भाषा, नॉर्मल सी बात है, हम किस भाषा में पढ़ाएंगे? मातृभाषा में पढ़ाना है सभी बच्चों को। यदि बच्चे मातृभाषा स्थानीय बोली बोलते हैं तो शिक्षक को जितना संभव हो सके कई भाषाओं का उपयोग का अनुमति देनी चाहिए कि हर एक बच्चा अपने अनुसार भाषा यूज कर सकता है। यह बच्चों को अभिव्यक्ति करने, कक्षा में सहभागिता करने, एक दूसरे को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब गृह कार्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री स्कूल स्तर पर पूर्व प्राथमिक स्तर, प्री स्कूल स्तर मतलब बच्चा बाल वाटिका 1, 2, 3 और पूर्व प्राथमिक स्तर कक्षा 1 और 2 पर किसी भी प्रकार का गृह कार्य, विशेष रूप से लिखित कार्य हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कोई होमवर्क नहीं देना बच्चों को। हालांकि अधिगम को पुनर्वर्धित करने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पहले से की गई गतिविधियों के अनुरूप बच्चों को घर पर करने के लिए कुछ गतिविधि, एक्टिविटीज दे सकते हैं हम, कि घर से आपको अपनी दादी से कहानी सुन के आनी है, या फिर घर पे आपको ये ऑब्जर्व करना है। कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटीज दे सकते हैं, बट रिटर्न वर्क, कोई होमवर्क नहीं देना, याद रखना। अब मूल्यांकन की प्रणाली कैसी होगी हमारी? बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन नियमित तथा व्यापक रूप से दैनिक प्रशिक्षण, डेली बेसिस पर, खेल गतिविधियों के बेस पर, अंतःक्रिया और एनेक्डोट के द्वारा भय रहित तरीके से किया जाना चाहिए। कोई लिखित परीक्षा नहीं लेनी बच्चों की। इन्हें नियमित रूप से दर्ज करे पर लेखित किया जाना चाहिए। बच्चों को पुनर्बल प्रदान करना चाहिए, मतलब उन्हें रेनफोर्समेंट देना चाहिए कि शाबाश, वेरी गुड, अच्छा किया आपने,
उनके बेहतर विकास में मदद करेगा। बच्चों का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लेना, परीक्षा चाहे लिखित हो मौखिक हो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चे की आयु और विकास के अनुरूप हो, अधिगम अनुभव तथा अवसर प्रदान करे जिसमें वे स्वयं को तथा अपने पर्यावरण को समझ सके, गुण दोष की दृष्टि से सोच सके और अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों का, ना कि बोझ डालने वाला। समावेशन तथा लैंगिक समानता, बच्चों को शुरुआत से ही हमने डिस्कस किया था कि इन सभी बातों के बारे में सिखाना है। समानता को प्रोत्साहित करने के लिए कक्ष में विविधता का आदर करना चाहिए, हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में वातावरण का आधारभूत ढांचा और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन के संदर्भ में सुलभ बनाना चाहिए। अतः पूर्व प्राथमिक विद्यालय प्रशासन सभी बच्चों के शुरुआती विकास की जांच करवा सकते हैं, जिससे कि वे समय पर सहायता प्रदान कर सकें। पूर्व प्राथमिक विद्यालय एक बेहतर स्थान होता है जहाँ समावेशन तथा लिंग संवेदी पाठ्यक्रम प्रदान करके लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ सकते हैं। मतलब लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव चला आता है उन सभी बातों को हम तोड़ सकते हैं। डिफाइन ना करें कि ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी, ये काम सिर्फ लड़के करेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देकर कि पापा घर पे खाना बना रहे हैं या फिर मम्मी बाहर गई हैं साइकिल पे, तो इस तरीके के एग्जाम्पल देकर हम बच्चों में लैंगिक रूढ़िवादिता को नष्ट कर सकते हैं। अब हमने इन सारी बातों के समाधान तो कर लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि प्रशासन का प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। निगरानी और प्रवेशन। अब ईसीसी की निगरानी इंपॉर्टेंट है ताकि हर एक काम बेहतर तरीके से हो सके, तो उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, वो देखेंगे कि स्कूल में हर एक काम बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। जहाँ ईसीसी केंद्र औपचारिक विद्यालय से संबंध है वहाँ एक केंद्र के प्रमुख एक हेड होना चाहिए। प्रवेशक तथा विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी प्रवेशन के लिए मतलब पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्कूल से एक हेड को चुन सकते हैं जो इन सभी बातों का ध्यान रखेगा। विनियमन ईसीसी केंद्र की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। ईसीसी कार्यक्रम और शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन करने वाले संस्थाओं के लिए एक मानक विनियम तंत्र महत्वपूर्ण है। मतलब मापदंड निर्धारित कर देने चाहिए कि इस तरीके से कार्य होगा, तो ये हमारा क्या होगा, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जाएगा कि इस तरीके से हमारा सभी काम होगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा गठित राष्ट्रीय ईसीसी परिषद को पूर्णतः कार्यात्मक बनाकर भी इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। सम्मिलन समन्वयन। अब सरकार को बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, संस्थाओं तथा संबंधित मंत्रालयों के एक मजबूत और सुसंगत सम्मेलन के लिए निर्माण का कार्य करना चाहिए। मतलब सरकार को मिलकर सभी बच्चों की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पोषण की, संरक्षण की, सभी पर ध्यान देना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न संगठनों तथा मंत्रालय को उनकी कार्य की प्रकृति के अनुरूप काम दिया जाना चाहिए। अब हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। इन क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखेंगे। अगर आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। और ये हमारा रिपीटेड ही है जो हम पहले 4 चैप्टर्स में कर चुके हैं। नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ईसीसी पॉलिसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में आती है। ये सारा सेम ही है जो हम पहले कर चुके हैं, आप रीड कर सकते हैं। सो गाइज हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। 5th चैप्टर हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मींस हमारी यूनिट 1 फिनिश हो गई है। अगर आपने अपनी और चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट करें। डेली टारगेट बनाएं अपना कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है या एक वीडियो कंप्लीट करनी है, और कॉन्टिन्यूअस अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए। केवल 2-3 मंथ हैं आपके लिए, अपने इन दिनों को रगड़ के मेहनत करें और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट रखें कि हाँ मुझे करना है। ये 2-3 मंथ पढ़ के आप अपनी पूरी जिंदगी को संवार सकते हैं। तो पार्ट बी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपके मार्क्स कहीं ना कटे, और पार्ट 1 को भी अच्छा करें, साथ साथ अपनी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी को भी पढ़ते रहें। और किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। तो मिलते हैं 6th चैप्टर के साथ, और आज के लिए इतना ही।